नमस्कार दोस्तों। देखो, जो अपन ने बात कर रहे थे कल, क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, इस कारण से जो आपको पढ़ाई थी मनोविज्ञान और शिक्षा और मनोविज्ञान, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल वह शॉर्टकट तरीके से बताया था, क्योंकि आपको उसकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। इस कारण से मैं आपको उसको थोड़ा बहुत जल्दी से पढ़ा दिया, क्योंकि वह आपके वैसे काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि वह एग्जाम के अंदर उसके अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जो अधिगम चल रहा था अपन ने, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के अंदर मेरे को बता दिया करो, जो आपकी समस्या का दूसरे दिन यह क्या कर दिया जाएगा, समाधान कर दिया जाएगा। देखो, आपने जो चल रहा था अधिगम के अंदर, जो अधिगम वक्र चल रहा था, अधिगम वक्र का शब्द का सबसे पहले प्रयोग जेरोन ब्रूनर ने किया था। जो इनको निष्पत्ति संप्रदाय का जनक भी किसको माना जाता है? जेरोन ब्रूनर को। जेरोन ब्रूनर को ना, देखो अधिगम वक्र किसे कहते हैं? यानी बालक बालिकाओं के द्वारा अभ्यास एवं अनुभव के उपरांत सीखी हुई विषय वस्तु के मात्रा का पता लगाना अधिगम वक्र कहलाता है। यानी बालक बालिकाओं ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, उसकी मात्रा का पता न लगाना अधिगम वक्र कहलाता है। देखो, सीखना गतिशील होता है, क्योंकि जो सीखने की जो गति होती है वह कभी स्थायी नहीं रहती है। यानी सीखने की गति कभी तेज, कभी ज्यादा, कभी कम, फिर तेज, कब ज्यादा कब कम। वह सीखने की गति क्या होती है? गतिशील रहती है, कभी स्थायी नहीं रहती है। देखो, इसमें लिख सकते हो कि सीखने की गति स्थायी नहीं होती है, कभी कम और कभी तेज होती रहती है। यानी सीखने की गति स्थायी नहीं होती है, कभी कम और कभी तेज होती रहती है। देखो, जो पहले मैंने बताया, जो अधिगम वक्र का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह जेरोन ब्रूनर ने किया था। उनको निष्पत्ति संप्रदाय का जनक भी जेरोन ब्रूनर को माना जाता है। अधिगम वक्र होता है कि बालक बालिकाओं के द्वारा अभ्यास एवं अनुभव के उपरांत सीखी हुई विषय वस्तु का पता न लगाना अधिगम वक्र कहलाता है। यानी सीखना एक गतिशील होता है, सीखने की गति स्थायी नहीं होती है, कभी कम और कभी तेज होती रहती है। आप पढ़ेंगे अधिगम वक्र के भाग। अधिगम वक्र को 4 भागों में बांटा गया है। देखो, अधिगम वक्र को
4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र, और दूसरा होता है नतोदर, इसको नकारात्मक व ऋणात्मक भी कहते हैं। दूसरा होता है उन्नोत्तर, जो उन्नोत्तर होते हैं उसको कहते हैं सकारात्मक, सकारात्मक या धनात्मक। उसके बाद में आता है मिश्रित वक्र। क्या आता है? मिश्रित वक्र। जो मिश्रित वक्र होता है उसको एस आकारीय वक्र भी कहा जाता है, एस आकारीय वक्र। मिश्रित वक्र को एस आकारीय वक्र भी कहा जाता है। अब देखो, सरल रेखीय वक्र किसे कहते हैं, नतोदर किसे कहते हैं, और उन्नोत्तर किसे कहते हैं, और मिश्रित वक्र किसे कहते हैं। अब इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले सरल रेखीय वक्र क्या होता है। देखो, सरल रेखीय वक्र होता है कि इसमें बालक बालिकाओं की जो सीखने की गति होती है वह क्या होती है, निरंतर चलती रहती है, न तो कभी घटती है और न कभी बढ़ती है। यानी बालक बालिकाओं के सीखने की गति सदैव एक रहती है, इसमें न तो कभी घटती है और न कभी बढ़ती है। उसे क्या कहा जाता है, सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। लिख लो, यानी बालक बालिकाओं के बालक बालिकाओं के सीखने की गति एक समान होती है, न कभी कम होती है, न कभी कम होती है और न कभी ज्यादा। ज्यादा होती है, ये हमेशा समान रहती है। इस कारण इसे सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। देखो, जो बालक बालिकाओं जो सीखने की गति होती है वो एक समान होती है, न कभी कम होती है न कभी ज्यादा होती है, हमेशा समान रहती है। इस कारण इसे सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। देखो, जैसे 5वीं में बालक ने अंक प्राप्त किए 60। 5वीं में बालक ने अंक कितने प्राप्त किए, 60। फिर दूसरा 8वीं में अंक प्राप्त किए, 8वीं में अंक प्राप्त किए उसने 60। फिर 12वीं में अंक प्राप्त किए 60। तो क्या है कि उसकी सीखने की गति क्या चल रही है, निरंतर चल रही है। 5वीं में भी उसके कितने अंक प्राप्त किए, 60, और 8वीं में भी कितने किए, 10, वो 60, और 12वीं में भी कितने किए, 60। क्योंकि उसकी सीखने की गति क्या है कि निरंतर चल रही है, एक समान है, न कभी ज्यादा है और न कभी कम है। उस कारण इसे क्या कहा जाता है, सरल रेखीय वक्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीखने की गति क्या होती है, समान रहती है। देखो, जो सरल रेखीय वक्र बनता है वो कैसे बनता है। देखो, ये है सरल रेखीय वक्र।
इसको कहा जाता है समय, अनुभव व अभ्यास। यानी समय, अनुभव, अभ्यास, इसको कहा जाता है अधिगम की मात्रा, अधिगम मात्रा। क्योंकि अगर मान लो बालक बालिकाओं की सीखने की गति क्या है, समान, तो सीखने की गति जो इसका जो सरल रेखीय जो वक्र बनेगा वो भी कैसे बनेगा, सीधा सट बनेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। इस कारण से इसको कह सकते हो सरल रेखीय वक्र। कैसे कह सकते हो, सरल रेखीय वक्र, क्योंकि इसमें बालक की सीखने गति क्या है, समान है, न तो कभी ज्यादा है न कभी कम है, इस कारण से सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। उतार लो इसको। देखो इसको कहा जाता है, तो लाइन लगी हुई है, उसको समय, इसको अनुभव और इसको अभ्यास। लेकिन जो सीखने की गति है ये अधिगम की मात्रा है, ये समय, अनुभव, अभ्यास है। तो सीखने की गति क्या है, समान है, इस कारण इसको सरल रेखीय वक्र कहा जाता है। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। सरल रेखीय वक्र के बारे में मैंने कौन सा बताया था, नतोदर। कौन सा बताया था, नतोदर। क्या बताया था, नतोदर। नतोदर को नकारात्मक या ऋणात्मक, यानी इसमें बालक की जो सीखने की गति होती है, जो सीखने की गति होती है वह शुरुआत में तो क्या होती है, अधिक होती है, और बाद में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जो बालक बालिकाओं की जो सीखने की जो गति होती है वह शुरुआत में तो क्या होती है, ज्यादा होती है, और बाद में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसे नतोदर या नकारात्मक या ऋणात्मक वक्र कहा जाता है। लिखते हैं इसको, देखो बालक बालिकाओं की सीखने की गति, यानी बालक बालिकाओं की सीखने की गति सर्वप्रथम अधिक होती है, अधिक होती है, लेकिन धीरे धीरे घट जाती है। धीरे धीरे क्या हो जाती है, घट जाती है। उसे नतोदर वक्र कहा जाता है। देखा करो जो छोटे छोटे बालक होते हैं वह 10वीं में उन्होंने 50% बनाई है। कितनी बनाई है, 10वीं के अंदर। अगर 10वीं के बाद करते हैं तो उसने कितनी बनाई है, 80। कितनी बनाई है, 10वीं के अंदर 80 बनाई है। लेकिन जब वह 12वीं में गया तो 12वीं में कितनी बनाई उसने, 60। कितनी बनाई, 60। और जब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ता है तो उसने कितनी बनाई, 50। तो क्या हो रहा है कि दनादन उसकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वह दनादन क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। क्योंकि पहले तो वो क्या था, प्रतिभाशाली था, फिर क्या हो गया, मंदबुद्धि हो गया। क्या हो गया, मंदबुद्धि हो गया। देखा करो जो छोटे छोटे बालक होते हैं वह शुरुआत में बहुत ज्यादा बोलते हैं। उनकी क्या कहते हैं घर वाले कि उसकी बुद्धि है वह तेज है। देखो ये बच्चा कितना बोलता है, कितना पढ़ने में कितना अच्छा है। उसने 10वीं में कितने अंक लाए हैं, वो 80% बनाई है। कितनी बनाई है, 80% बनाई है। वो बालक क्या कहलाता है, प्रतिभाशाली कहलाता है। लेकिन वह जब अभ्यास और अनुभव नहीं करता है बार बार तो वह पढ़ा हुआ क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो उसके 12वीं के अंदर कितनी रह जाती है, 60। और फर्स्ट ईयर के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर कितनी रह जाती है, 50। तो इसको ही नतोदर या नकारात्मक या ऋणात्मक वक्र कहा जाता है। क्योंकि बालक बालिकाओं की सीखने की गति सर्वप्रथम तो क्या होती है, तेज होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे घट जाती है। उसे नतोदर वक्र कहा जाता है। देखो जो इसका वक्र बनेगा वह कैसे बनेगा। देखो जो वक्र बनेगा ये तो वो हो जाएगा समय, अभ्यास
एवं अनुभव, यानी समय, अभ्यास, अनुभव, और ये हो जाएगा अधिगम की मात्रा। क्या हो जाएगा? अधिगम की मात्रा। देखो इसमें जो सीखने की गति है वह शुरुआत में क्या हो जाएगी? तेज। क्या हो जाएगी? तेज। लेकिन धीरे धीरे कहां जाएगी? नीचे। कहां जाएगी? नीचे। यानी सीखने की गति शुरुआत में तो क्या थी उसकी? तेज थी। तो शुरुआत में तेज थी लेकिन धीरे धीरे कहां जाएगी? नीचे। कहां जाएगी? नीचे। इस कारण से वो कौन सा कहा जाएगा? नतोदर वक्र। क्या कहा जाएगा? नतोदर वक्र। इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, आगे होगा समझ में। यानी शुरुआत में बालक तेजी सीखता है लेकिन धीरे धीरे अभ्यास व अनुभव के द्वारा क्या होता है कि नहीं कर पाता है, तो वह धीरे धीरे क्या है कि उसकी सीखने की जो गति है वह धीरे धीरे घट जाती है। तो वो घट जाती है तो उसे नतोदर वक्र कहा जाता है। देखो अब पढ़ते हैं उन्नोत्तर या सकारात्मक या धनात्मक। उन्नोत्तर, सकारात्मक या धनात्मक। देखो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें बालक के सर्वप्रथम जो सीखने की गति होती है वह क्या होती है? कम होती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। उसे क्या कहा जाता है? उन्नोत्तर या सकारात्मक या धनात्मक वक्र कहा जाता है। यानी इसमें बालक के सर्वप्रथम जो सीखने की गति होती है वह बहुत कम होती है, लेकिन ज्यों ज्यों वो बड़ा होता है तो उसको सीखने की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस कारण से उसको उन्नोत्तर या सकारात्मक या धनात्मक वक्र कहा जाता है। ये सबसे बढ़िया वक्र भी माना जाता है। तीनों वक्र में सबसे बढ़िया वक्र माना जाता है, वह नतोदर वक्र माना जाता है। देखो इसमें लिख लो, यानी बालक बालिकाओं के सीखने की गति सर्वप्रथम कम होती है। यानी बालक बालिकाओं की सीखने की गति सर्वप्रथम कम होती है, लेकिन बाद में अधिक हो जाती है। इस कारण इसे उन्नोत्तर या सकारात्मक या धनात्मक वक्र कहा जाता है। यानी बालक बालिकाओं की जो सीखने की गति होती है वह सर्वप्रथम कम होती है, लेकिन बाद में अधिक हो जाती है। इस कारण इसे उन्नोत्तर या सकारात्मक या धनात्मक वक्र कहा जाता है। जैसे बालक ने 10वीं में कितनी परसेंटेज थी उसके? 48, और 12वीं में कितनी हो गई? 62। जब फर्स्ट ईयर व सेकेंड ईयर में जाता है तो कितनी हो जाती है उसके? 72। तो क्या है कि इसकी जो सीखने की गति है वह दिनों दिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इस कारण इसको उन्नोत्तर या सकारात्मक या धनात्मक वक्र कहा जाता है। देखो जो इसका वक्र बनता है वह कैसे बनता है? देखो इसको कह सकते हो अधिगम मात्रा, अधिगम मात्रा। इसको कहा जाता है समय, इसको अनुभव, और इसको अभ्यास। देखो जो इसका जो सीखने का जो वक्र बनता है, क्योंकि शुरुआत में तो बालक क्या होता है? सीखने की जो शुरुआत में जो बनता है वो क्या होता है कि सीखने को क्या होता है? वो शुरुआत में
कम होता है, लेकिन बाद में जाकर क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इस कारण से इसको उन्नोत्तर वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्नोत्तर वक्र कहा जाता है। यानी शुरुआत में तो सीखने की गति कम होती है और बाद में क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। इस कारण इसको उन्नोत्तर वक्र कहा जाता है। इसके बाद में एक वक्र और बचा हुआ है, उसका नाम है मिश्रित वक्र। क्या नाम है, मिश्रित वक्र। अब आता है मिश्रित वक्र। देखो जो मिश्रित वक्र होता है, इसके अंदर ये उन्नोत्तर व उन्नोत्तर यानी उन्नोत्तर या नतोदर दोनों का मध्य का होता है। क्या होता है, दोनों का मध्य होता है, दोनों का एक भाग होता है। क्योंकि इसमें बालक की सीखने की गति, बालक के सीखने की गति सर्वप्रथम यानी सर्वप्रथम तो तेज, फिर बाद में कम, फिर वापस तेज, फिर वापस कम। क्योंकि इसमें जो सीखने की गति है वह निरंतर नहीं चलती है। क्या नहीं चलती है, निरंतर नहीं चलती है। यानी कभी तो कम हो जाती है, कभी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, फिर वापस कम हो जाती है, फिर वापस ज्यादा हो जाती है। इस कारण इसको एस आकारीय वक्र भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें सीखने की गति क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है। क्योंकि इसमें कभी तो बालक ज्यादा और कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। इस कारण से इसको मिश्रित वक्र कहा जाता है। इस कारण से इसको एस आकारीय वक्र भी कहा जाता है। अब इसके अंदर लिख लो, लिख लो यह उन्नोत्तर व नतोदर दोनों का मिश्रित वक्र है। इसमें सीखने की गति कभी कम, कभी कम, कभी ज्यादा चलती रहती है। कभी कम, कभी ज्यादा चलती रहती है। इस कारण इसे मिश्रित वक्र कहा जाता है। यानी इसमें बालक की सीखने की गति स्थायी नहीं रहती है, कभी ज्यादा कभी कम चलती रहती है। इस कारण से इसको मिश्रित वक्र कहा जाता है। जैसे 5वीं में अंक 60, 7वीं में अंक 52, फिर 9वीं में अंक 59। तो क्योंकि इसमें सीखने की गति क्या है कि स्थायी नहीं है। क्योंकि कभी तो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, फिर ज्यादा हो जाती है, फिर कम हो जाती है। इस कारण से इसको एस आकारीय वक्र भी कहा जाता है। देखो इसका जो वक्र बनता है वह बनता है समय, अनुभव एवं अभ्यास। ये अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। देखो जो का वक्र बनेगा वह एस आकारीय वक्र बनेगा। कौन सा वक्र बनेगा, एस आकारीय वक्र बनेगा। इसको एस आकारीय वक्र कहा जाता है। एस आकारीय वक्र
कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीखने की गति कभी कम कभी तेज होती रहती है, इस कारण से इसको असआकारीय वक्र भी कहा जाता है। जो ये अधिगम वक्र था वह आपका पूरा हो गया है। आप पढ़ेंगे अपन अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। किसके बारे में? अधिगम के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अधिगम का जो पहला सिद्धांत पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे पावलोव का। किसका पढ़ेंगे? पावलोव का। देखो, पावलोव का जो सिद्धांत है पहला, यानी अधिगम के सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत सबसे पहले पढ़ेंगे व्यवहारवाद के अनुसार। व्यवहारवाद के अनुसार देखो, व्यवहारवाद के अनुसार जो पहला सिद्धांत पढ़ेंगे, जो पहला सिद्धांत पढ़ेंगे उसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वह पावलोव ने दिया था। किसने दिया था? पावलोव ने। ये कहाँ के थे? रूस के। कहाँ थे? रूस के। जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था वह पावलोव ने दिया था। और कब दिया था ये? 1904 में। कब दिया था? 1904 में। इस सिद्धांत में इनको एक पुरस्कार मिला था, उसका नाम था नोबेल पुरस्कार। कौन सा? नोबेल पुरस्कार। यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ये रूस के थे और 1904 में दिया था। इस सिद्धांत से संबंधित इसको पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। जो इन्होंने प्रयोग किया था वह कुत्ते की लार पर, कुत्ते के लार पर किया था। जो प्रयोग किया था वह कुत्ते के लार पर किया गया था। जो शास्त्रीय अनुबंधन ने वो सिद्धांत दिया था, जो उसका देखो जो उपनाम है, क्या नाम है? उपनाम। शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसके उपनाम देखते हैं। इसको कहा जाता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तीसरे नंबर पे कहा जाता है परंपरागत का सिद्धांत। फिर कहा जाता है क्लासिक थ्योरी का सिद्धांत। और क्लासिक थ्योरी का सिद्धांत कहने के बाद कहते हैं सुख दुख का सिद्धांत। सुख दुख का नहीं, सुख दुख का सिद्धांत नहीं कहते हैं इसको। क्लासिक थ्योरी का सिद्धांत, सीआर थ्योरी का सिद्धांत, इसको कहा जाता है सीआर थ्योरी का सिद्धांत। सीआर थ्योरी का सिद्धांत, शरीर का सिद्धांत। शरीर का सिद्धांत और प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। प्रत्यावर्तन का सिद्धांत
देखो, जो अधिगम के जो सिद्धांत पढ़ रहे थे वह व्यवहारवाद के अनुसार पढ़ रहे थे। तो व्यवहारवाद के अनुसार जो पहला सिद्धांत आता है वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था वह पावलोव ने दिया था, और ये पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? रूस के थे। जो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था वह कब दिया गया था? 1904 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव के द्वारा दिया गया था। इनको इस सिद्धांत से संबंधित एक पुरस्कार मिला था, उसका नाम था नोबेल पुरस्कार था। जो पावलोव ने जो प्रयोग किया था वह कुत्ते की लार पर किया गया था। किस पर किया गया था? कुत्ते की लार पर किया गया था। जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसके उपनाम भी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्योंकि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इनके मैंने इतने नाम बताए, यहाँ पर एक नाम किसी और का दे देगा, जैसे स्किनर का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का वहां एक नाम दे देगा और सिद्धांत वहां दे देंगे। उनमें से पूछा जाएगा कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, यानी पावलोव का सिद्धांत है या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, इसमें से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत नहीं है, यानी पावलोव का सिद्धांत नहीं है या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत नहीं है। उसमें से 3 ऑप्शन आपको यहां से दे देगा और एक ऑप्शन वहां आपको अलग दे देगा, जो या तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत का होगा या स्किनर के सिद्धांत का होगा। देखो, तो सबसे पहले मैंने बताया शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का, जो बताया था पहले बताया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर बताया था परंपरागत का सिद्धांत। फिर बताया था क्लासिक थ्योरी का सिद्धांत। फिर बताया था सीआर थ्योरी का सिद्धांत। फिर बताया था शरीर का सिद्धांत, और फिर बताया था प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब इसके बारे में देखो, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसको मिटा देते हैं और देखते हैं अब आगे। देखो, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने। कहाँ के थे ये? रूस के। कब दिया? 1904 में। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दिया था। क्या दिया था? नोबेल पुरस्कार दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ये रूस के थे, 1904 में दिया था, और नोबेल पुरस्कार भी मिला था। देखो, जो पावलोव थे, इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वह कुत्ते पर किया था। इन्होंने प्रयोग किया था, वो किस पर किया था? कुत्ते पर किया गया था। देखो, जो सर्वप्रथम जो पावलोव थे वह एक कुत्ते को पकड़ के और एक लकड़ी के अंदर एक दरवाजा बनाकर उस कुत्ते को किससे बांध देते हैं? रस्सी से। किससे बांध देते हैं? रस्सी से। और इस जो ये बॉक्स बना दिया लकड़ी का जो बंधा हुआ, यानी उसको किससे बांध देते हैं? रस्सी से बांध देते हैं। और रस्सी से बांधने के बाद उस कुत्ते को जो उसकी जो क्या थे, जो पैराडाइज ग्रंथि थी, क्या नाम थी? पैराडाइज ग्रंथि थी, उसको वहां क्या रख दिया? उसकी लार टपक रही थी। किसके? कुत्ते की। किसके? कुत्ते की। कहां लार टपक रही थी? या, क्योंकि उसने क्या लगा दी? एक नलकी लगा दे, और नलकी लगाने से वहां क्या टपक रही थी? उसकी लार। और यहां उसने क्या रख दिया? भोजन। क्या रख दिया? भोजन। और यहां उसने एक लगा दी घंटी। क्या लगा दी? घंटी। देखो, वापिस बता रहा हूं मैं एक बार। सर्वप्रथम जो पावलोव थे उसने प्रयोग कुत्ते पर किया था। वह कुत्ते को एक बॉक्स में लाकर एक लकड़ी से उसको एक दरवाजे में बंद कर उसको एक रस्सी से बांध देता है। किसको? कुत्ते को बांध देता है। और कुत्ते के जो मुंह था उसके अंदर एक नलकी लगाकर उसकी जो लार थी वह कुत्ते की यहां टपक रही थी। जो उसके सामने उसने क्या रख दिया? भोजन।
किसने रख दिया? पावलोव ने भोजन रख दिया। जैसे इस कुत्ते की नजर किस पर पड़ती है? भोजन पर। किस पर पड़ती है? भोजन पर पड़ती है। तो उस कुत्ते के मुंह में से क्या आना शुरू हो जाती है? लार। क्या आना शुरू हो जाती है? लार। जब वो कुत्ते को जो मुंह में लार आती है तो वह उसको क्या करता है? भोजन खिला देता है। दूसरी बार वह क्या प्रयोग करता है कि देखो, पहली बार उसने क्या किया? लार, और लार के साथ उसने क्या दे दिया? भोजन। क्या दे दिया? भोजन। तो ये से कौन सी हो गई? स्वाभाविक क्रिया। कौन सी हो गई? स्वाभाविक क्रिया। और ये भी कौन सी हो गई? स्वाभाविक क्रिया, यानी स्वाभाविक क्रिया। अब देखो, दूसरी बार उसने क्या प्रयोग किया? दूसरी बार जब उसने प्रयोग किया तो वह कुत्ते को भोजन देने से पहले क्या बजा रहा था? घंटी। क्या बजा रहा था? घंटी। क्योंकि दूसरी बार उसने जब प्रयोग किया तो भोजन देने से पहले वह घंटी बजा रहा था। क्या बजा रहा था? घंटी बजा रहा था। देखो, शुरुआत में उसने क्या बजाई? घंटी। और घंटी बजाने के बाद उसने क्या दिया? भोजन। और भोजन देने के बाद में उस कुत्ते के मुंह में से क्या आ गई? लार। क्या गई? लार। यानी सबसे पहले उसने क्या किया? घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद उसने क्या दिया? भोजन दिया। और भोजन दिखाने के बाद उसके मुंह से क्या आने लग गई? लार। इसने दूसरा प्रयोग किया। तीसरा प्रयोग उसने क्या किया कि जैसे वह कुत्ता था, क्या था? कुत्ता था। क्योंकि वह रोज रोज पहले घंटी बजाता, फिर भोजन खिलाता, और फिर मुंह मुंह में क्या आती? लार आती। जैसे घर पर देखा करो, क्योंकि अपने कहीं पर भी अगर जाते हैं, बाजार के अंदर जाते हैं, तो वहां पर अगर अपने को दुकानों पर इमली दिखाई देती है, क्या देती है? इमली दिखाई देती है, तो अपने मुंह में क्या आता है? पानी आ जाता है, लार आना शुरू हो जाता है। जैसे घर पर अगर अपन कहीं भी बैठे हुए होते हैं और अपने घर में किसी भी प्रकार की अगर जलेबी की बात चल जाती है, किसकी साथ चल जाती है? जलेबी की। तो जलेबी के नाम से सबके मुंह में क्या आ जाता है? पानी। ध्यान रखना तुम्हारे मुंह में ना आ जाए पानी, क्योंकि देखो, क्योंकि आजकल तो मीठे का किसी के शौक ही नहीं है, इस कारण से उनके मुंह में लार आना ही बंद हो गया। लेकिन होता है कि जो कुत्ते को देखोगे ना, जो कुत्ते को आप भोजन दोगे ना, उससे पहले क्या हो जाएगी? लार। क्या जाएगी? लार आ जाएगी। देखो, अब उसने तीसरी बार प्रयोग क्या किया? तीसरी बार उसने प्रयोग किया कि उसने कोरी घंटी बजाई। क्या बजाई? घंटी बजाई। और घंटी के साथ ही क्या आ गई? लार। क्या आ गई? लार। यानी पहले जो कार्य किसके साथ हो रहा था? भोजन के साथ। वही कार्य किसके साथ हो रहा है? घंटी के साथ। किसके साथ हो रहा है? घंटी के साथ। क्योंकि उसने पहले क्या दिखा दिया उसको? भोजन। क्या दिखा दिया? भोजन। देखो, सर्वप्रथम अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो कार्य भोजन के साथ हो रहा था, जो कार्य भोजन के साथ हो रहा था, वही कार्य किसके साथ हो रहा है? घंटी के साथ हो रहा है। इस कारण से इसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो, उदाहरण देके बताता हूं, क्योंकि ये क्या है आपके अनुक्रिया। क्या है? अनुक्रिया। और ये है उद्दीपक। क्या है? उद्दीपक। और ये है अनुबंधन। ये तो क्या हो गया? अनुक्रिया। ये हो गया उद्दीपक, और ये हो गया अनुबंधन। अब देखो, इसके अंदर अनुक्रिया किसे कहते हैं, उद्दीपक किसे कहते हैं, और अनुबंधन किसे कहते हैं? ये उद्दीपक का दूसरा नाम दे सकते हो आप लक्ष्य। क्या कर सकते हो? लक्ष्य। क्योंकि वह जो कुत्ता था, क्या था? कुत्ता। वह क्या कर रहा था? उस भोजन को पाने के लिए, क्या कर रहा था? अनुक्रिया। कौन कर रहा था? कुत्ता। किसके लिए? उद्दीपक के लिए। तो अगर वह भोजन को पा लेता है, किसको पा लेता है? भोजन को पा लेता है, तो भोजन को पाने के बाद उसको क्या हो जाता है? अनुबंधन बन जाता है। क्या बन जाता है? अनुबंधन बन जाता है। इस कारण से इसको अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो, अगर मान लो अपने पास रिट की एग्जाम है, किसकी एग्जाम है? रिट की। देखो, बालक इसकी तैयारी कितनी दिखाई दे रही है तुम्हारे को? अगर मान लो 32,000 रिट की तैयारी कितनी है? इसमें सीटें कितनी है? 32,000। अब बालक ये 32,000 तो क्या है? उद्दीपक। ये तो क्या है? लक्ष्य।
अब आपने इसको क्या कर रहे हैं, रिट की अनुक्रिया क्या कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये तो अपना क्या हो गया, इस लक्ष्य को पकड़ना, इस लक्ष्य को पकड़ना। अगर ये लक्ष्य को अपन पकड़ लेते हैं और अपना रिट में क्या हो जाता है, सिलेक्शन। अगर अपना सिलेक्शन हो गया तो वह क्या हो जाएगा, अनुबंधन। क्या हो जाएगा, अनुबंधन। समझ में आया कि नहीं आया? देखो वापिस देखो एक बार, क्योंकि जो क्रिया किसके साथ हो रही थी, भोजन के साथ हो रही थी, वही क्रिया किसके साथ हो रही है, वही क्रिया किसके साथ हो रही है, घंटी के साथ। घंटी के साथ हो रही है, क्योंकि पहले जो कुत्ते के मुंह में जो लार आ रही थी, क्या आ रही थी, लार आ रही थी, वह किससे आ रही थी, भोजन से आ रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि किसके साथ आ रही थी, घंटी के साथ आ रही थी। अरे एक बार देखा करो, जब अपन जाते हैं मंदिर के सामने, तो मंदिर आते ही अपने ऐसे सिर झुका के निकलते हैं, क्योंकि अपने क्या पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है। क्योंकि देखो करो, जब विद्यालय की जब घंटी बजती है, किसकी घंटी बजती है, विद्यालय की जब घंटी बजती है, तो बालक झट अपने बस्ते को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपनी क्या होने वाली है, छुट्टी होने वाली है। देखा करो, अगर गलती से कोई चपड़ासी अगर विद्यालय की घंटी पहले बजा देता है, क्या करवा देता है, पहले बजा देता है, अगर मान लो किसी कारण, तो बालक क्या सोचते हैं, अपने बस्ते को बंद करके वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसने तो कैसे बजाई थी घंटी, गलती से बजाई थी। लेकिन क्या हुआ कि जो बालक थे वह घर जाने के लिए क्या हो गए, तैयार। क्या हो गए, तैयार हो गए। अरे देखा करो गांव में, कहां देखा करो, गांव में देखा करो, जो लोग होते हैं गांव में, जो लोग होते हैं, जो महिलाएं होती है, वह 3 बजे, कितने बजे, 3 बजे अपने आप जो महिलाएं होती है वह चाय मांगने लग जाती है। क्या मांगने लग जाती है, चाय। क्योंकि उनको क्या पड़ी हुई है, आदत। क्या पड़ी हुई है, आदत। देखा करो हमारे घर में जो हमारी मम्मी है, हमारी दादी है, हमारी बुआ है, हमारी चाची है, किसी को भी मान लो, क्योंकि 3 बजते ही वह क्या कहने लग जाती है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं क्या पीऊंगी, चाय पीऊंगी। वह क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। देखो वापिस समझो एक बार, जो क्रिया, अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुबंधन, यानी किसी कार्य को करने के लिए कोशिश करना क्या कहलाता है, अनुक्रिया कहलाता है। और किसके, अगर लक्ष्य के लिए कारण है, यानी लक्ष्य, वह उद्दीपक कहलाता है। और जिस कार्य को अपन कर रहे हैं फिर उसको करने के लिए अपने लक्ष्य की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है, अनुबंधन। मेरे को विश्वास है कि आपके जो पढ़ाया होगा वह समझ में आया होगा। देखो एक बार देखो, इसमें मैं उदाहरणों के साथ मैंने आपको बता दिया कि देखा करो कि विद्यालय की घंटी बजने पर, किसकी घंटी बजने पर, विद्यालय की घंटी बजने पर बालकों के द्वारा फटाफट अपना बस्ता बंद कर लेना। दूसरा उदाहरण देता हूं आपको कि ग्रामीण महलों के अंदर जो महिलाएं होती है वह 3 बजे, यानी दिन के 3 बजे क्या मांगने लग जाती है, चाय मांगने लग जाती है। देखा करो रे, एक और बताता हूं आपको उदाहरण। देखो एक उदाहरण क्या बताता हूं, क्योंकि अपन अपने घर होते हैं आम, क्या होते हैं, आम। जो अपने घर जो आम होते हैं उनके अंदर देखा करो, एक बार अपन ने उन्हें क्या देखा, सांप। क्या देखा, सांप। किसके नीचे, आम के नीचे। किसके नीचे, आम के नीचे। तो आम के नीचे एक बार सांप देखने से, आम के नीचे एक बार सांप देखने से जब बालक दूसरी बार वहां जाता है, क्या जाता है, जब बालक वहां दूसरी बार जाता है तो रस्सी को भी वह क्या समझ लेता है, सांप। क्या समझ लेता है, सांप। तो उसको क्या कहा जाता है कि वह क्या काम कर रहा था, वह सांप का काम ही क्या कर रही थी, रस्सी। सांप का काम क्या कर रही थी, रस्सी। उसी को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण और देता हूं, जब अपन ने सांप तो कहां देखा था, आम के पेड़ के नीचे, लेकिन गलती से हमने रात को
गलती से हमने ही रात को अपने बेल्ट को खोल के खाट के नीचे रख दिया, जो अपने बिस्तर थे उनके नीचे रख दिया। जब अपन रात को उठते हैं तो वह अपने पाँव में आता है। किस में आता है? पाँव में आता है। तो अपन क्या होते हैं? चमक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चमक जाते हैं कि ये क्या आ गया? सांप आ गया। तो अपन क्या हो जाते हैं? डर कर भाग जाते हैं। लेकिन वहां कोई सांप नहीं था। अपने को भय किसका था? जो अपन ने कहां देखा था? आम के पेड़ के नीचे देखा था। उसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। अब उसके बाद में एक और सिद्धांत पढ़ते हैं, मैं लिखवा दूंगा इनका बारे में, आपको लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पानी पी लेता हूं, मैं थोड़ा बहुत परेशान हो गया। आप तो वहां बैठे बैठे हुए क्लास ले रहे हो। अब देखो, इसके बाद में एक और सिद्धांत पढ़ेंगे, थॉर्नडोइक। किसका सिद्धांत पढ़ेंगे? थॉर्नडोइक का। पहले सिद्धांत का नाम लिख लो। उसको कहते हैं पर्यतन एवं भूल का सिद्धांत। पर्यतन एवं भूल का सिद्धांत लिख सकते हो। भूल चूक का सिद्धांत, भूल चूक का सिद्धांत। फिर आता है सफल का सिद्धांत और दूसरा नाम है उसका उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और उसके बाद में आता है सुख दुख का सिद्धांत। सुख दुख का सिद्धांत। और सुख दुख के सिद्धांत क्या आता है? सरल सिद्धांत, यानी चयन का सिद्धांत लिख लो। चयन का सिद्धांत। वो सीआर थ्योरी का सिद्धांत था, इसको लिख लो एसआर थ्योरी का सिद्धांत। एसआर थ्योरी का सिद्धांत। एसआर थ्योरी का सिद्धांत के बाद में लिख लो यानी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, भूल चूक का सिद्धांत, सफल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत और एसआर थ्योरी का सिद्धांत। देखो, ये सिद्धांत किसने दिए थे? ये सिद्धांत दिए थे थॉर्नडोइक ने। किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने। देखो, पहला मैंने बताया पर्यतन एवं भूल का सिद्धांत, दूसरा बताया भूल चूक का सिद्धांत और तीसरा बताया सफल का सिद्धांत, चौथा बताया उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत, एसआर थ्योरी का सिद्धांत। एक और लिख लो अधिगम बंध का सिद्धांत। अधिगम बंध का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। अब देखो, जो ये सिद्धांत दिया था वह थॉर्नडाइक ने दिया था। जो थॉर्नडाइक थे वह शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे? थॉर्नडोइक। कब दिया था इन्होंने सिद्धांत? 1912 में। कहाँ के थे ये?
अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्ध जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। जो पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत दिया था वह थॉर्नडाइक ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। थॉर्नडाइक कहाँ के थे? वह अमेरिका के थे। कब दिया था? ये दिया था सन 1912 में। कब दिया गया था? 1912 में। जो इन्होंने प्रयोग किया था वह किस पर किया था? जो इन्होंने प्रयोग किया था वह भूखी बिल्ली पर। भूखी यानी भूखी बिल्ली पर। किस पर किया गया था? भूखी बिल्ली पर किया था। और जो भोजन के रूप में रखा था, भोजन के रूप में रखा था मछली का टुकड़ा। किसका टुकड़ा? मछली का टुकड़ा, यानी भोजन के रूप में मछली का टुकड़ा रखा था। अब देखो इनको मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत के बारे में देखो क्या क्या होता है। इस सिद्धांत के बारे में देखो, कौन सा सिद्धांत है? पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत। पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत। इसमें लिख लो बालक बालिकाओं के बालिकाओं के सीखने की गति समान नहीं होती है। इस कारण इसे पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखो इसके बारे में, ये क्या है? एक बॉक्स। क्या है ये? बॉक्स। अब इस बॉक्स में क्या हुआ? ये है एक पिंजरा। क्या है? पिंजरा। अब इसमें जो थॉर्नडाइक ने थे वह भूखी बिल्ली को क्या कर दिया? बंद कर दिया। किसको? भूखी बिल्ली को। क्या कर दिया? भूखी बिल्ली को वो बंद कर दिया। लेकिन यहां एक क्या था? बटन। क्या था? एक यहां बटन था। तो उस बटन को दबने से, बटन के दबने से क्या था कि दरवाजा खुल जाता था। क्या कर रहा था? यानी बटन के दबने से क्या होता था? दरवाजा खुल रहा था। जो ये भूखी बिल्ली थी उसके यहां क्या रखा हुआ था? भोजन। क्या रखा हुआ था? भोजन। जो भोजन रखा था, अब उस भोजन को पाने के लिए, उसे भोजन को पाने के लिए जो वो भूखी बिल्ली थी क्या कर रही थी? वह भूखी बिल्ली क्या कर रही थी? इस भोजन को पाने के लिए बार बार क्या कर रही थी? अनुक्रिया। क्या कर रहे थे? अनुक्रिया। तो इसमें उद्दीपक क्या हो जाएगा? भोजन। क्या कि उसको लक्ष्य क्या था? भोजन पाना। तो इसमें उद्दीपक क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा, क्योंकि वह किसको पाने के लिए बार बार अनुक्रिया कर रही थी? भोजन को पाने के लिए अनुक्रिया कर रही थी। देखो जब वो भूखी बिल्ली भोजन को पाने के लिए जब अनुक्रिया करती है तो उस बॉक्स के अंदर वह बार बार प्रयत्न करती है। क्या करती है? बार बार प्रयत्न करती है, क्योंकि जब तक उसके सामने क्या नहीं था? भोजन नहीं था। जब तक वो कोई अनुक्रिया नहीं कर रही थी, चुपचाप बैठी हुई थी, यानी चुपचाप खड़ी हुई थी या बैठी हुई थी।
जब उसके सामने जैसे भोजन आया, क्या आया, भोजन आया, तो उसने अपने अनुक्रिया करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, क्योंकि वह उस बॉक्स में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर उसमें निकलने की क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बिल्ली उसमें से निकल नहीं पा रही थी। लेकिन एक बार गलती से क्या होता है कि भूखी बिल्ली को पता नहीं था कि यहां बटन दबने से दरवाजा खुल जाएगा और अपने को क्या हो जाएगा, भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो वो भूखी बिल्ली क्या कर रहे थे कि उसको भोजन प्राप्त करने के लिए बार बार अनुक्रिया कर रही थी, तो गलती से एक बार वह बटन क्या हो जाता है, दब जाता है। क्या हो जाता है, दब जाता है। तो वो भूखी बिल्ली दरवाजे से बाहर आकर उस भोजन को क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। क्या कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। फिर दूसरी बार वो क्या करता है, थोर्नाडोइक, क्योंकि वापिस उस भोजन को उस भूखी बिल्ली के सामने रख देता है, क्योंकि वापस उसको बंद कर दिया भूखी बिल्ली को, और वापस उस भोजन को क्या रख दिया, भूखी बिल्ली के पास में रख दिया। अब वो भूखी बिल्ली शुरुआत में अगर लगभग उसने कितनी बार भी अंदाज से बता सकते हैं कि उसने कितनी बार अनुभव किया, 100 बार। कितनी बार किया अनुभव, 100 बार किया। लेकिन उसका क्या हो गया कि उसको भोजन उसने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। फिर दूसरी बार उसने बॉय अनुक्रिया करना शुरू कर देता है, क्योंकि बॉय उछल कूद, क्योंकि उसको पता था कि पहले या उछल कूद करने से क्या हो गया कि दरवाजा खुल गया। तो लेकिन उसको यह भी पता नहीं था कि दरवाजा यहां कूदने से खुला है या यहां कूदने से खुला हुआ है, लेकिन उसको पता था कि यहां कूदने से क्या खुल गया, दरवाजा खुल गया। वो शुरुआत में फिर वापस वह अनुक्रिया शुरू करती है, वह वहां दोबारा उछल कूदना शुरू करती है। जब उछल कूदना शुरू करती है तो वह कम से कम पहले बार तो उसने कितने बार, 100 बार कूदा, तो फिर दूसरी बार उसने कितनी बार में, 70 बार में भोजन प्राप्त कर लिया। कितनी बार में, 70 बार में। फिर वापिस थोर्नाडोइक ने बॉय प्रयोग किया, तो मछली को क्या हो गया कि बार बार उसके साथ ये अनुक्रिया करने से उसको अनुभव हो गया कि यहाँ क्या है, इसका बटन है, यहाँ क्या है, इसका बटन है। तो वह बिना अनुक्रिया करे हुए, यानी 1-2 बार अनुक्रिया करे हुए उस बटन से क्या करती थी, दरवाजा खोल लेती थी और क्या कर लेती थी, भोजन प्राप्त कर लेती थी। इस कारण से इसको भूल चूक या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसके बाद में जो अगला सिद्धांत पढ़ेंगे उसकी चर्चा में लिखवा दूंगा, आपको लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। जो अगला सिद्धांत है उसकी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। और इस सिद्धांत को, दोनों सिद्धांतों को आपको अच्छी तरह पढ़ के आना है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं सिद्धांतों को, जब तक आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सिद्धांत के अंदर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और इसका दोबारा मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, लेकिन आपको समझना अच्छी तरह पड़ेगा। आज के इन बातों को मैं यहीं विराम देते हुए, और मेरे को पता है कि तैयारी में लग जाओ। जिस प्रकार से मैंने पढ़ाया है, जिस प्रकार से मैं आपके सामने मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि जिस प्रकार से मैं मेहनत कर रहा हूं उस प्रकार से अगर आप मेहनत करोगे तो आप साइकोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। इतना है कि आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से चालू रखें, बंद न करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।